नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वी आर एजुकेशन चैनल के ऊपर में। क्लास 12th का म्यूजिक पेपर का एग्जाम हो गया है 2025 वाले जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं वो अदर बोर्ड में जो म्यूजिक का एग्जाम अभी होने वाला है तो वो ध्यान से देखेंगे। इससे बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू आ जाएंगे या फिर उसी पैटर्न पे आ जाएंगे। तो जो एग्जाम दे दिए हैं वो अपना सही आंसर यहाँ पे मिला लेंगे और जो अभी किन्हीं राज्यों का एग्जाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो देखेंगे उनको बहुत ज्यादा लाभ हो पाएगा। फिलहाल ये बिहार बोर्ड का प्रश्न है, क्लास 12th का एग्जाम हुआ है और उसके सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम मिलाने का प्रयास करें। देखेंगे प्रश्न किस लेवल से आते हैं। आप जब स्टेट के विद्यार्थी होंगे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी, ताकि कुछ क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाए और सबका एक लेवल पता चल जाएगा। ठीक है कि कैसे 12th का लेवल थोड़ा डाउन है, स्टेट थोड़ा सा अधिक है और बीपीएससी उससे भी थोड़ा अधिक है। ठीक है, और सबके बैच के लिए इसी में आपको वीडियो में जानकारी भी देंगे कि नया बैच नए जो 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है और स्टेट वाले के लिए भी, जो म्यूजिक से है खास करके और जो बीपीएससी म्यूजिक से कर रहे हैं उन सबके लिए बैच के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल फटाफट से देखेंगे। आप पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जानते होंगे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस विधा से संबंधित है आप जानते हैं। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो है वो ग्वालियर घराने से संबंधित है, तो वो गायन विधा से संबंधित हो जाएंगे। ये उत्तर यहाँ पे सही चला जाएगा। मांड गायन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मांड लोक संगीत की बात कर लेंगे तो आप सबको मालूम होना चाहिए ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत है। तो ये सेकंड का सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। 12th क्लास का एग्जाम हुआ है, फटाफट से बढ़िया बढ़िया वाला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। राग के किस स्वर को राजा कहते हैं भाई? तो राजा किसको कहते हैं? तो अंश यानी वादी स्वर को ही कहते हैं। तो ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले स्वर की बात करते हैं, अगले सवाल की बात कर ले तो ये अगला सवाल है, एक ताल में प्रत्येक विभाग कितनी मात्रा का होता है? एक ताल की बात कर लेंगे, एक ताल, चौताल, ये सब 12 मात्रे की ताल होते हैं। एक ताल जो है वो 12 मात्रे की ताल होते हैं और कुल विभाग की बात कर लेंगे तो इसमें 6 विभाग होते हैं। अब कहा जा रहा है कि एक ताल में प्रत्येक विभाग में कितनी मात्राएं होते हैं? तो 6 विभाग हो गए तो 6 दूना 12 यानी एक विभाग के अंदर में 2 मात्रा होंगे। बहुत बढ़िया, बी उत्तर एकदम सही बच्चा लगा करके आया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला सवाल है, किसी बोल समूह को 3 बार बजाना क्या कहलाता है? किसी भी बोल समूह को 3 बार बजाएंगे तो वो तिगुन कहलाएगा। ठीक है, और 4 बार बजाएंगे तो चौगुन कहलाएगा। तो यहाँ पे मोहरा है, तिगुन है, तिहाई है या फिर लड़ी है, तो सही जवाब जो होगा वो होगा तिगुन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में देखें। अगला ये प्रश्न रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा है? फटाफट से बताएंगे। अभी तुरंत आपको जो है वो वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो कुछ जहां तहां अगर एक आध दो प्रश्न में माइनर मिस्टेक अगर आपको डाउट वगैरह लगता है तो कमेंट आप जरूर करेंगे, सही जवाब कमेंट में हम पिन भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ना तो उसका आंसर पहले से लिखा गया है ना तो प्रश्न देखे, जैसे बच्चा भेजा हम तुरंत पीडीएफ में कन्वर्ट कर करके आपको डायरेक्ट जो है यहाँ सोल्यूशन करा रहे हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा होता है भाई? तो एक ताल आप सब जानते हो, एक ताल, चौताल 12 मात्रे की ताल है, दादरा 6 मात्रे की ताल होते हैं, झपताल 10 मात्रे की ताल होते हैं, कहरबा कई लोग 4 मात्रे की ताल मानते हैं लेकिन जनरली 8 मात्रे की ताल जो है ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो अब देख लीजिए कि सबसे कम मात्रे की ताल कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका दादरा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखेंगे। खाली का चिन्ह निम्नलिखित में से संबंधित है। खाली का चिन्ह इसमें से आपको बताने हैं, प्लस का होगा या फिर ये गुना टाइप का या फिर आपका जोड़ का या फिर आपका जीरो का या फिर आपका जोड़ का। तो खाली याद रखेंगे, किसी भी ताल के पहले ही विभाग के पहले ही मात्रा पर जो होते हैं जनाब वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके सम होते हैं, यानी पहली ताली आप उसको कह सकते हैं। तो ताली, पहले ताली जिसको सम बोलते हैं उसका चिन्ह इस तरह से होता है। तो खाली का सिंबल कैसे होगा? 0 से होता है। ठीक है, तो ये आपका सी उत्तर एकदम बच्चा सही लगा करके आया है भाई एग्जाम में।
फोड़ दिया है, बहुत सारे प्रश्न ये सही कर पाए हैं, ठीक है। और मात्र एक दिन 2 दिन के अभ्यास से इनको 51 रुपया की राशि में, एक दिन पहले एग्जाम था, हमसे एक दिन पहले 51 रुपया की राशि में लिए, इनको 500 शायद 12 प्रश्न इनको दिए। बच्चा बोला बहुत सारा प्रश्न दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन बोले जितना हो पाए करिए, एग्जाम में लाभ मिलेगा। और एकदम एग्जाम में से निकले खुश होकर के, हम पे तुरंत क्वेश्चन भेजे। स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं, ये भी सब प्रश्न आपको कराए थे हम लोग कि चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं और उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला, राग केदार का वादी स्वर कौन सा होता है? आप फटाफट से बताएंगे, यहाँ पे कुछ कमेंट भी करिएगा, और जो अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक आप जरूर कर लीजिए। तो राग केदार का वादी स्वर आपको बताना है कि इसमें से वादी स्वर जो है वो कौन हो जाएगा, सा हो जाएगा या फिर पा हो जाएगा या रे हो जाएगा या फिर आपका म हो जाएगा। फटाफट से जो है आप बताएंगे। यहाँ पे सही जवाब, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, आराम से बताएंगे। तो आपको पहले भी कोर्स में बताए थे कि राग केदार अगर आपसे बोला जाए म स यानी मवादी और संवादी, यहाँ संवादी नहीं पूछा जा रहा, आपसे केवल वादी पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ हो जाएगा आपका डी उत्तर यानी म, ठीक है। चलिए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस राग में रे ध कोमल और बाकी स्वर बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं? तो अगर रे और ध कोमल होता है, रे और ध कोमल और बाकी सभी शुद्ध स्वर, तो ये भैरव का होता है। और रे ग ध नी अगर कोमल हो जाए तो भैरवी का होता है। बिलावल में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताते चले कि 10वां का ये उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल के तरफ देखते हैं। तो अगला सवाल ये है, यमन कल्याण से आते हैं और कल्याण में म जो होते हैं वो तीव्र लगते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, राग यमन का संवादी स्वर क्या है? तो आपको ये तो ट्रिकली इन सब आपको पढ़ाए भी होंगे, वो भी याद आए होंगे। तो यमन याद रखेंगे, य म न जो है म याद रखेंगे, य म न, तो बाद में न के न ही हो जाएगा, और ये म को बस कर दीजिए ग, तो ग और नी यहाँ पे हो जाएंगे। तो ग क्या हो जाएगा भाई? तो ग वादी हो जाएगा और नी क्या हो जाएगा? संवादी। तो 1 मिनट, यमन का संवादी स्वर पूछा, लेकिन बालक जो है वो क्या बताया भाई? ग। तो क्या सही बात है कि गलत बात? तो बताएं अभी कि म को कर देना है ग, और न लास्ट में है तो वही रह जाएगा, न मतलब वही नी, ठीक है। तो संवादी नी हो जाएगा, अगर वादी पूछता तो ग होता, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, संवादी पूछ रहा है तो नी सही होगा, ना कि ग सही होगा, ठीक है। ग और नी होता है, ग वादी और नी संवादी। 11 के यहाँ सही जवाब हो जाएगा भाई डी उत्तर, ठीक है। चलिए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, बताएंगे रूपक काफी फेमस ताल है, रूपक ताल, तीव्रा ताल, ठीक है। दोनों एक ही मात्रा, दोनों में एक ही मात्रे होते हैं। बताएंगे रूपक ताल में कितनी मात्राएं होते हैं? 8, 12, 7 या फिर 10? फटाफट से बताएंगे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट भी करते चलिए, कैसा गया एग्जाम? पहले 2-3 सीरीज वीडियो दिए, बहुत सारे लोग नोट्स लिए, उनसे किए हैं। तो एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया, खराब गया? भैया कुछ तो रिव्यू दीजिए, ठीक है। चलिए तो अगले हम यहाँ पे अगर बात कर लेंगे रूपक ताल के बारे में, तो रूपक ताल बिल्कुल 7 मात्रे की ताल होते हैं। इसके पहले विभाग में 3 मात्रे होते हैं, दूसरे विभाग में 2 मात्रे और फिर 2 मात्रे, यानी 3 2 2, तो 3 2 5, 5 2 7, ठीक है। तो इस तरह से 7 मात्रे के ये होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इसके पहले मात्रा पे जो ताली है वहीं पे खाली भी माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, लेकिन खाली नहीं होता है। बाकी आपको ट्रिक बताए हैं कि रूपवा तीव्रा भी खाली नहीं है जी, थोड़ा सा एडल्ट टाइप का आपको बढ़िया से आपको बता के बताते हैं, क्योंकि उसी तरह का विचारधारा आप लोगों में है। तो अगर उस तरह के कॉमेडी और ये थोड़ा सा माने क्या बोलते हैं उसको, लहंगड़ा लफेड़ा जो बोलते हैं ना, लुच्चा टाइप के, तो उस तरह की बातों को आप जल्दी केयर करते हैं। और वैसे ही आपको वीडियो कोर्स में एकदम ट्रिकली भी पढ़ाया जाता है। पहले तो कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और फिर नहीं याद रहता है तो ट्रिक। चलिए ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो सब जानते हो कि ध्रुपद में 4 ताल या 4 ताल, कई जगह 4 मिलेंगे, कई जगह 4
एक ही है, 12 मात्रे के ताल होते हैं, 6 विभाग होते हैं, प्रत्येक मात्रे में 2-2 मात्राएं होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगले 14 नंबर सवाल देखें, राग भैरव का गायन समय। राग भैरव का गायन समय प्रातः काल हो जाएगा। ठीक है, रे ध कोमल होते हैं और रे ध कोमल वाले ज्यादातर जो राग है वो प्रातः काल में ही गाए जाते हैं भाई। तो 14 का यहाँ पे प्रातः काल नहीं है भाई, तो सुबह प्रातः काल को ही तो कहते हैं ना। तो 14 का डी उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध स्वर है। इसमें से एक शुद्ध स्वर को आपको चूज करना है। ये म के ऊपर में खड़ी रेखा है, ध के नीचे में ये लाइन है, तो ये कोमल ध हो जाएगा, तीव्र म हो जाएगा, ये प केवल हो जाएगा, ये आपका कोमल नी हो जाएगा। तो ये भी कोमल है, ये भी कोमल, ये तीव्र ही है, तो यही तो शुद्ध है ना, जिसके ऊपर में ना तो नीचे बिंदु, ना तो ऊपर, ना तो कोई रेखा पेका। तो यहाँ प जो हो जाएगा आपका शुद्ध स्वर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है 15 का, यहाँ पे सी। ठीक है, आपको एक लेवल से पढ़ाया जाएगा तो 12th क्लास तो और आसान लगेगा। ठीक है, तो सबका एक लेवल है। जब स्टेट आप जितना कर रहे हैं आपको हार्ड लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो जितना आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ा के आपको पढ़ा देंगे तो स्टेट आसान लगने लगेगा। बीपीएससी का लेवल थोड़ा सा आपको बढ़ा देंगे तो बीपीएससी आसान लगने लगेगा। चीजें जो नहीं जानते तो भारी और जान जाते हैं तो हल्का, यही कुछ होता है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस विधा के कलाकार हैं। आप सब जानते हो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की जो भाई ख्यातियां है वो बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हरि प्रसाद चौरसिया वादन में चले जाएंगे, ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, कहरवा एवं दादरा ताल में कितनी मात्राएं का अंतर होता है। तो देखिए, कहरवा ताल की बात कर लेंगे तो 8 मात्रा, दादरा ताल की बात कर लेंगे तो 6 मात्रा। तो बताइए कितनी मात्रा का अंतर हुआ, 2 ही मात्रा का तो अंतर हुआ। ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो बच्चे आराम से पढ़ते हैं सिस्टमेटिक, उनको कोई भारी नहीं लगता है। 17 का यहाँ पे ए उत्तर एकदम सही है। 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राग भैरवी में कितने स्वर लगते हैं। तो राग भैरवी में जो है वो कितने स्वर लगते हैं ये आपको बताने हैं। राग भैरवी के अंदर में कितने स्वर एक मिनट, राग भैरवी में कितने कोमल स्वर लगते हैं। अभी तो गड़बड़ ही हो जाता है भाई, वही कह रही चीजें क्या है। तो राग भैरवी में कितने आपका कोमल स्वर लगते हैं, तो आपको बताएंगे। राग भैरवी थाट भी है आपका, और रे ग और ध और एक और ले लीजिए नी। ये रे ग ध नी सभी कोमल होते हैं किसमें भाई, तो राग भैरवी में। तो ये बताइए कोमल कितने हो गए, रे ग ध नी, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 लगेंगे। यहाँ बच्चा गलत लगाया, कोई बात नहीं, एक आध प्रश्न होता है। ठीक है, चलिए, तो डी उत्तर एकदम सही है। अभी आपको आगे कुछ करना है तो 1-2 प्रश्न जिनका होगा आप देख रहे होंगे। ठीक है, कोई पाठक करके उनका नाम है रमाकांत पाठक, ऐसे कुछ करके है, नाम नहीं याद आ रहा है। तो जो भी है आपको घबराइएगा नहीं, 1 आध 2 गलती 5 गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आगे कुछ करना है, अभी तो ये शुरुआती स्टेप है। क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं। 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं भाई, तो 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं, वर्ण कहते हैं, अलंकार कहते हैं या फिर सप्तक। तो 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, ये याद रखिएगा। 19 का डी उत्तर सही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर अलंकार वगैरह ये सब भी लगाना शुरू करते हैं, तो सप्तक कहलाता है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रवाद है। तंत्र का मतलब जिसमें तार लगे होते हैं, तंत्रीवाद ही आप कह लीजिए। ठीक है, हारमोन, एक मिनट, कौन सा तंत्रवाद है, मतलब कौन सा वाद, एक मिनट, कौन सा तंत्रवाद है। तंत्रीवाद पूछा जा रहा है जिसमें तार लगे होते हैं। हारमोनियम नहीं, ये सुशीरवाद में हो जाएगा। बांसुरी नहीं, ये सुशीरवाद में, जिसको वायु के द्वारा बजाया जाता है मुंह से फूंक करके, तो वो आपका जो होता है वो सुशीरवाद में। तो कहिए कि हारमोनियम फूंक के बजाया जाता है, नहीं, इसमें रीड होता है और इसमें वायु से ही ध्वनियां उत्पन्न होता है, तो ये भी सुशीर में आएगा, ये भी सुशीर में आएगा। तबला अवनदवाद में है। अवनद मतलब उसको कहते हैं जिसमें चमड़े मढ़ा होता है। तो यहाँ बीना बिल्कुल सही हो जाएगा, बीना में तार लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा, तंत्रीवाद हो जाएगा। राग का प्रमुख गुण क्या है, ये आपको बताना है कि राग के इसमें से प्रमुख गुण क्या हो सकता है। राग की रंजकता, अल्पत्व या फिर बहुत्व या फिर विश्रांति। तो राग की प्रमुख अगर गुण की बात कर लेंगे तो इसमें आपका क्या होगा, रंजकता या फिर अल्पत्व, बहुत्व, विश्रांति। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो आपका रंजकता ही होगा। राग जिसे कानों को सुनने में काफी प्रिय लगता है, इसमें देखेंगे थोड़ा सा उस तरह के विवादित स्वरों का इस्तेमाल नहीं होता है ताकि राग की रंजकता ना खराब हो जाए। तो सबसे जब राग को एकदम परफेक्ट जितने भी उसमें
कौन स्वर लगेंगे कौन स्वर नहीं लगेंगे, नियमबद्ध जो होते हैं, तो जब नियम से जब बजते हैं तो उसकी रंजकता सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब कोई राग बज रहा है उसकी रंजकता ही नहीं है तो राग का मतलब ही क्या हो गया। ठीक है, तो वही उत्तर सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं, तो ये भी बताया गया था आपको। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में, उत्तर भारतीय संगीत में 10 ठाट होते हैं, और वही दक्षिण भारत के संगीत का था तो 19 ठाट हो जाते हैं। ठीक है, और लोचन की ठाट की बात कर लेंगे तो 12 हो जाएंगे आपके। ठीक है, और भाव भत के ठाट तो कहवे मत करिए, सबसे ज्यादा माने हैं। बताइए कितना, कमेंट करके बताइएगा, सब आपको दिए थे। ठीक है, रामा मात्य के भी ठाटे बताए होंगे 20। ठीक है, 23 मेल कौन माने हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए। चलिए बाकी अगले प्रश्न, किस गायन शैली के साथ चार ताल का इस्तेमाल होता है, तो ये प्रश्न एक ही टाइप के घुमा के आ गया। पहले आया कि ध्रुपद के साथ कौन आता है, और फिर आ गया चार ताल, तो ये आपका सही जवाब जाएगा ध्रुपद के साथ। ठीक है, ठुमरी में दीपचंडी ताल का इस्तेमाल होता है आपका। बड़ा ख्याल तिलवाड़ा ताल खास करके बड़े ख्याल के लिए है, विलंबित लय में गायन होता है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, जो भी बातें बता रहे हैं वो भी ध्यान रखिएगा। अगले सवाल, किस जाति के राग में 7 स्वर लगते हैं, कौन से जाति के राग में 7 स्वर लगेंगे, साडव में, औडव में, संपूर्ण में, या फिर आपका पकड़ में। तो किस जाति के राग में 7 स्वर लगेंगे, तो संपूर्ण जो जाति के राग होते हैं उसमें 7 स्वर, औडव जाति के रागों में आपका 5 स्वर लगते हैं, और साडव जाति के रागों में 6 स्वर लगते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखें 25 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है। सुशीर वाद्य जो हवा से बजता है, सितार नहीं, तार लगे होते हैं आपके, संतूर ये भी नहीं होंगे। ठीक है, और वायलिन भी नहीं होंगे, तो सही जवाब आपके बांसुरी हो जाएंगे। ये आपके वायु से बजते हैं तो आपका सुशीर वाद्य हो जाएगा। ठीक है, विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5 होते हैं, 12, 7 या फिर 6। तो विकृत स्वरों की जो संख्या होती है वो आपके होते हैं भाई, विकृत स्वरों की कुल संख्या 5 होते हैं, ना कि 12 होते। हाँ, विकृत स्वर के विकृत नहीं रहता, केवल कुल स्वर रहता तो 12। ठीक है, और शुद्ध स्वर रहता तो 7, और 5 विकृत स्वर, तो 7, 5, 12। पिछले दिन ही तो बताए थे कि 7 और 5 प्लस मिला के कुल कहेगा तो 12, शुद्ध खाली कहेगा तो 7, और विकृत कहेगा तो आपका 5, जिसमें 4 कोमल और 1 म तीव्र होते हैं। ठीक है, सारी बातें पढ़ाए गए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो भी नोट्स लिए थे उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा, और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पे प्रैक्टिस किए थे, दोनों एकदम जान डाल दिया, आराम से एकदम निकला होगा एग्जाम। जो पहले बता रहे थे कि आप डरते हैं, और हर वीडियो में बताते हैं कि एकदम डरने की जरूरत नहीं है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए। ठीक है, चलिए 3 ताल के दूसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है। दूसरी ताली की बात कर रहा है कि कौन मात्रा के, तो पहले तो देखे 3 ताल 16 मात्रा की ताल होते हैं, और 4 विभाग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक मात्रे में 4-4 विभाग होते हैं। तो आपको बताए थे टीन टीन टीन, तुरंत, ये सब कोडिंग है। ठीक है, तो ये आपके 4 दूसरी ताली किस पे होंगे, तो दूसरी ताली जो होगा आपका 4 मात्रा इधर खत्म हो गया, और दूसरे विभाग के पहली मात्रा पे ताली, तो 4 1 5, तो 5 कहाँ है भाई, बिल्कुल सही बच्चा लगाया है। ठीक है, दूसरी जो ताली होगा वो 5वें मात्रे पे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4, पहले विभाग में 4 मात्रा आ गए, फिर दूसरे विभाग में भी कितने मात्रा भाई, तो 4 मात्रा, तो 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 1 मिनट, चलिए 8, और ये 9, तो तीसरे विभाग शुरू हो जाएगा। तो दूसरी ताली जो है वो पहले पे सम होगा, और दूसरे विभाग के पहले मात्रा पे क्या हो जाएगा, तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा भाई, तो दूसरा ताली भी हो जाएगा, और फिर 9वीं मात्रा पे खाली भी होता है। तो अगर खाली भी पूछता वो भी बता पाते आप, तो ये डी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल, कल्याण थाट के अंतर्गत आने वाला राग कौन सा है। कल्याण थाट के अंतर्गत क्या देश आता है, बिल्कुल नहीं आता है देश। ठीक है, आगे बात कर लेंगे तो काफी नहीं आएगा, ये तो काफी थाट का ही है। भीम पलासी जो राग है ये भी काफी थाट का है। यमन जो है यही आपका कल्याण का है। ठीक है, यमन किसमें आएगा, कल्याण का। देश एक होता है, देखिए एक होता है देश, एक होता है देशकार, एक होता है देसी। तो तीनों बता दे आपको। देसी अगर पूछता असावरी थाट का हो जाता, अगर देशकार कहा जाता आपसे, देशकार ये बिलावल थाट का हो जाएगा, और केवल देश है तो ये आपका खमास थाट का हो जाएगा। देश है, जोग है, कलावती है। ठीक है, बहुत सारे। अब ये सारी चीजें कैसे याद रखेगा, सबका ट्रिक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर में। जो बच्चे आपके भाई आगे म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं उनको रिकमेंड करिए, मेरा नंबर लिखिए 8825 और 3765551। ठीक है,
एकदम पूरा धारदार बना देंगे, एकदम संगीत के थ्योरी में कहीं दिक्कत ही नहीं होगा आपको, ठीक है। निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होते हैं? बिल्कुल सही बच्चा मारा है भाई कि झप ताल में 10 मात्रा होते हैं। 1 2 3 2 3 आपका हो गया आपका, ठीक है, कंप्लीट। 3 2 5 और 2 3 5 ऐसे करके 10 मात्रा। पहले मात्रा में 2 मात्रा, पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे विभाग में 3, फिर 2 मात्रा, फिर 3 मात्रा, ठीक है। सब याद करा देंगे कि झप ताल झपकी मारना है कितना भाई, तो 2-3 लीन। कोई कहता है ना कि 2-3 लीन मार लेवे दे एकदम, तब एनर्जी आ जाएगा, है ना। तो 2-3 नींद, तो झपकी मारना है, झप ताल कहेगा 2-3। तो पहले विभाग 2 मात्रा, दूसरे विभाग 3 मात्रा, एकदम सब बताएंगे आपको ट्रिकली। अभी यहाँ सब बोलेंगे तो अभी मिलाना है सही आंसर, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। किस ताल में 9वीं मात्रा पर खाली होता है? अब ये बताइएगा कि कौन ताल में 9वीं मात्रा पे खाली होता है। आइए देखते हैं कि किस ताल में 9वीं मात्रा पे खाली होता है। तो अगर एक ताल की बात कर लेंगे तो ये तो 12 मात्रे की ताल है भाई, एक ताल। और 12 मात्रे की ताल होता है तो कैसे होगा, तो 6 विभाग हो जाएगा, तो प्रत्येक में 2-2 होगा। लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वीं मात्रा ही बोल रहा है तो 9 तक ही लेते हैं। ये विभाग हो गया, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग और ये विभाग। कैसे होगा, टन टन टन, ये 6 मात्रा का है तो 2 0 3। तो कौन ताली बोल रहा है, किस 1 मिनट, किस ताल में 9वीं मात्रा पे खाली होता है? तो एक ताल में 9वीं मात्रा पे खाली जो है वो नहीं होगा, तो एक तो कट गया। अगर दूसरी बात कर लेंगे झप ताल, तो 10 मात्रे की ताल होते हैं। तो पहले में आपका 1 2 और 3 4, 3 1 मिनट 4 और 5, फिर आपका 6 7 और 8 9 10। ये तो होगा नहीं, इस पे तो जाएगा नहीं, झप ताल भी नहीं होगा। 3 ताल अगर देखें तो 3 ताल, एक ताल, हाँ 3 ताल की बात कर लेंगे तो ये 16 मात्रा के हैं। चलिए इधर देख ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घबराइएगा नहीं, अगर नहीं होगा तो आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, नहीं तो गलती आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 4 विभाग होते हैं भाई, तो ये 4 और ये 4, ये आपका हो जाएगा, ये खाली होगा। 9वीं मात्रा पे खाली जा रहा है आपका 3 ताल में, ठीक है। 9वीं मात्रा पे ही खाली पूछा जा रहा है, तो ये त्रिताल, जिसको 3 ताल ही कहते हैं, ठीक है। तो इस पे 9वीं मात्रा पे क्या होता है, खाली। बाकी दादरा तो 6 मात्रा की ताले होते हैं, तो इसमें 9वीं मात्रा होगा कहां से, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। 30 का सी एकदम सही है भाई। चलिए, जौनपुरी हम बताए थे पूरी काटना है धागा से, और धागा भी रहेगा एकदम मांझा वाला कोमल। अच्छा 7 पूरी खा जाना है, ठीक है, यह धागा से काट देना। अलग अलग कोडिंग है, जो बच्चा थ्योरी वाला जानता है वही जानता है, और बाकी जो जिसका प्रैक्टिकल ठीक है वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जौनपुरी जाति क्या है, जौनपुरी की जाति क्या है, तो इसका जो जाति है वो साड़व संपूर्ण है। याद रखेंगे, 6-7 पूरी, 6 का मतलब साड़व और 7 का मतलब संपूर्ण, तो ये आपका बी उत्तर एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगले देखिए, क्या होता है कि म्यूजिक बहुत सारे बच्चे लेते हैं, लेकिन जिनका प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया बम्फर जबरदस्त नहीं होता है, और जिनका होता भी है तो इतने न ठाट, इतने राग, न जाने कितने तरह की चीजें है कि पढ़ने के बाद कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका हम लेकर के आते हैं कि सीधा क्वेश्चन देखो, झोल झाल वाला आल ताल यू बहुत सारा के चीज होगा कि किसका कितना, कौन कौन जाति के राग है, कब गाया जाता है, तो सबके लिए ट्रिकली बताएंगे। एकदम एक बार देखो मारो वाला काम, ठीक है। वादी असंवादी आपको 50 ऐसा आपको कम से कम राग का वादी संवादी याद रखना पड़ेगा, तो क्या करिएगा, उतना रटिएगा, एकदम देखो मारो वाला बना देंगे आपको। चलिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य बजाते हैं? बच्चा जानता है, 10वां क्लास में ही पढ़े हैं। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के जादूगर, विश्व के शहनाई के जादूगर के रूप में जो कह दीजिए भाई, इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। सी उत्तर इनका सही हो जाएगा। पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से आते हैं? पंडित कृष्ण राव शंकर क्या आगरा घराने से आते हैं, जयपुर घराने से आते हैं, या फिर दिल्ली घराने से आते हैं, या फिर आपके
ग्वालियर घराने से आते हैं। तो पंडित अगर कृष्ण राव की बात कर लेंगे तो ये ग्वालियर घराने के हैं, और ग्वालियर घराने के अंदर में भी अगर हम आपको बता देंगे तो ये कृष्ण राव शंकर जो है वो आपके निसार हुसैन खां के शिष्य परंपरा से आते हैं। याद रखेंगे किसके शिष्य परंपरा से, तो निसार हुसैन खां। अभी निसार हुसैन कौन है भाई, तो ये आपको बताए थे कि नत्थन पीर बख्श जिन्होंने ग्वालियर घराना की शुरुआत किया था भाई, उन्हीं के एक लड़का है जिसका नाम केवल पीर बख्श है, और पीर बख्श ने एक लड़के को गोद लिया अपने भाई के मित्र को जिसका नाम निसार हुसैन खां है, और उसी निसार हुसैन खां का ये चेला है जी जिसका नाम क्या है भाई, तो शंकर राव है। ठीक है, कृष्ण राव शंकर, पंडित कृष्ण राव शंकर। तो सभी चीज आपको जब एक चीज पढ़ाएंगे तो बहुत लिंक करके, और इतना जो लिंक करने के बाद अगर कहीं पढ़ते भी या कंफ्यूजन हो जाता है तो एक तो इतना लिंक करके सब की तरफ पढ़ाएंगे ही हम आपको, और प्लस में एगो ही हमारा सबसे जो खास चीज होता है ट्रिकली कि अगर कंफ्यूजन हो तो उससे क्या निकले, तो डायरेक्ट मारे वाला। चलिए, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है, आप सब जानते हो। शुरुआत ही होता है नाट्य शास्त्र ग्रंथों से, जब ग्रंथकार पढ़ते हैं भाई ग्रंथ और ग्रंथकारों के नाम, तो भरत मुनि पहले याद रखेंगे, प्राचीन काल के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात कर लेंगे। तो अगला सवाल, सवाल से के बीच में आपको क्वेश्चन के बीच में कुछ एडवर्टीजमेंट डाले हैं, तो थोड़ा सा आपको इसका जानकारी दे दे। नए बैच के साथ में जो भी आपके भाई बहन होंगे, तो ये आपका जो बैच है खास कर करके म्यूजिक और म्यूजिक के अलावे अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 या इसके आगे भी आप तैयारी करेंगे, अभी 12th निकले हैं या अभी स्टेट ही देने वाले हैं, ठीक है, या फिर आपका म्यूजिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बच्चा कभी भी आप वीडियो देखिए, ठीक है, सबके लिए एक बहुत ही खास बैच हम आपको बताने जा रहे हैं। वो बैच का मतलब समझिएगा, एक तो कि शून्य से शिखर तक वाला बैच है ये, यानी जीरो से शुरू करेंगे एकदम। 12th का बैच शुरू होगा जीरो से, तो उसमें 12th जितना उसका दायरा है उससे आपको प्लस ही ले जाएंगे। तो 12th का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, इजी लगेगा आपको पढ़ने के बाद। ठीक है, स्टेट आप देख रहे हैं तो स्टेट का पूरा तो कराएंगे ही सिलेबस, और स्टेट से भी ऊपर लेवल जब हम जाएंगे तो स्टेट का पेपर आपको चटनी हलवा लगेगा। और कोई नया नहीं करा रहे, पिछले बार हमारे बच्चे जो है कोर्स लेकर के पढ़े थे, और उसमें बहुत सारे बच्चे स्टेट में क्वालिफाई करना है मात्र जनरल वाले बच्चों के लिए, जो जनरल में भी आते हैं तो आधा नंबर 150 में 75 ला करके पास होना है, और वो बच्चे 112 पार लेकर के आए हैं। ठीक है, मात्र 10 ही बच्चे हमसे पढ़े थे, हम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा नहीं चलता है, तो 10 बच्चे पढ़े थे, उसमें से 5 बच्चे का रिजल्ट आपको दिखाएंगे जो 110 112 पार आए। तो ये घबराना नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं, उतना एक्सपीरियंस है मेरे पास भाई। बीपीएससी टीआरई 4 या इसके आगे भी टीआरई 5 की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावे आप कोई भी राज्य के म्यूजिक का आप या तो टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो फाइनल एग्जाम से पहले जो होता है, जैसे राजस्थान में भी टेट होता है, जैसे यूपी में भी टेट होता है, यूपी टेट होता है आपका, झारखंड में टेट होता है, मध्य प्रदेश में टेट होता है। तो जो फाइनल एग्जाम आप टीचर बनने से पहले जो आपका एक एलिजिबिलिटी लिया जाता है, आप उसके योग्य है कि नहीं, तो उसकी तैयारी कहीं भी कर रहे हैं, खास करके संगीत के लिए आ जाइए, मेरे पास बहुत बढ़िया कंटेंट आपको देंगे। या फिर आप स्टेट टेट क्वालिफाई कर लिए किसी भी राज्य में, फाइनल म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं, केबीएस एनबीएस कुछ भी हो, संगीत का होना चाहिए, ठीक है, तब भी आपको बैच देंगे। और बाकी 12th के लिए ये सब सदाबहार है, इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, आपका राजनीतिक विज्ञान, म्यूजिक, होम साइंस, ये सब आपको मात्र और मात्र कितना में मिल जाएगा, तो सब के सब मिल जाएगा आपको 999 नहीं, केवल और केवल 499 रुपया में ऑल बैच भी मिलेगा, और ऑल बैच का ऑल वीडियो लेक्चर, उसका नोट्स, टेस्ट के अलावे एमसीक्यू का प्रैक्टिस, सब चीज मिलेगा। इसमें देंगे क्या, तो कॉन्सेप्चुअल जो आपको पहले जानकारी होना चाहिए वो तो देंगे ही, प्लस में आपको ट्रिक भी मिलेगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है, याद नहीं होता है, तो ट्रिक के माध्यम से सभी टॉपिक्स के सभी चीजों को याद कराया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अगर हम बता दें कि जो बैच लेना ही नहीं चाहते, ऑलरेडी कहीं से बैच ले लिए हैं, पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस करना है, तो उनके लिए केवल जो पीडीएफ चाहते हैं, तो यदि आप 12th का पीडीएफ चाहते हैं हमसे, तो एक सब्जेक्ट का 99 रुपया मिल जाएगा। अगर ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक, होम साइंस जो भी होगा, तो ये आपको मिलेगा बस 199 रुपया में, केवल पीडीएफ, क्लास नहीं भाई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यदि क्लास लीजिएगा तो आपको अच्छा ऑल पीडीएफ में मिल जाएगा, एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा 99 रुपया में, ऑल पीडीएफ लीजिएगा तो 199 में, और एक बैच लीजिएगा अगर आप
आपको लगता है केवल हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, केवल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 199 रुपया में केवल हिस्ट्री या ज्योग्राफी पॉलिटी कुछ भी हो 12th क्लास के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। अब आता है किसी भी राज्य के आप टेट या स्टेट दे रहे हैं, या फिर बीपीएससी की तैयारी है, या फिर एमपी में फाइनल सिलेक्शन वाला है आपका एग्जाम, या फिर राजस्थान में आप टेट पास कर लिए, यूपी में टेट पास कर लिए, फाइनल संगीत के वैकेंसी में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए आपको जो है खाली अगर पीडीएफ लीजिएगा म्यूजिक का तो 199 में मिलेगा। और अगर आप 399 रुपया खर्च करते हैं तो इसमें क्या है भाई कि एक सब्जेक्ट का थ्योरी मिलेगा ही मिलेगा, संगीत का पूरा संगीत का थ्योरी, पूरा संगीत का 2000 से प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, एमसीक्यू वाला। अगर फाइनल दे रहे हैं आप एग्जाम, समझ लीजिए बीपीएससी का फाइनल दे रहे हैं तो 5 ऑप्शन वाला, और अगर स्टेट दे रहे हैं तो 4 ऑप्शन वाला, सबका अलग अलग बना हुआ है, ठीक है, वो आपको देंगे अपडेटेड नोट्स। और अगर चाह रहे हैं कि जीके जीएस भी करें, म्यूजिक के साथ साथ जो जनरल पेपर होता है वो भी करें, तो बस आपको 499 में कंप्लीट म्यूजिक का आपको बैच मिलेगा, एकदम जीरो से हीरो तक वाला, शून्य से शिखर तक, प्लस में आपको उसका टेस्ट मिलेगा टॉपिक वाइज, प्लस में जितने एमसीक्यू है 2000 प्लस आपको आपके एग्जाम के हिसाब से आपको 2000 से प्लस आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, सारे फैसिलिटीज लास्ट में लिख दिया। अगर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे 12th क्लास के तो 199, अगर 12th में 3-4 जो भी सब्जेक्ट है, जितना सब्जेक्ट करिए बस 499 रुपया में, ठीक है। और म्यूजिक वाले 499 में पूरा बैच, पूरा पीडीएफ उडीएफ जीके जी सब चीज शामिल है, ठीक है। कैसे मिलेगा, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। इतने में बोर हो गए होंगे तो माफ कर दीजिएगा थोड़ा सा, हमें लगा कि बीच बैच में ही थोड़ा सा प्रचार किया जाना उचित है, हालांकि इसके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के हम आएंगे। चलिए, एक ताल में कितने विभाग होते हैं, तो बताएं। एक ताल जो होते हैं वो आपके 12 मात्रे के होते हैं, और विभाग जो होंगे वो कितने होंगे, तो प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होते हैं। तो एक विभाग में आपसे पूछ जा रहा है एक ताल में कितने विभाग होते हैं, तो 6 विभाग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही होगा 35 के डी। औडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं, तो औडव जाति के राग में 5, साडव में 6 और आपका संपूर्ण में 7। पहले पढ़ा दिए। उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं, अब्दुल करीम खां मीठी गायकी और एकदम मनमोहक आवाज है भाई, और ये किराना घराने से आते हैं, याद रखेंगे। 37 के बी उत्तर सही है। फटाफट से आगे देखेंगे। गिद्धा नृत्य जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, फटाफट से बताएंगे। गिद्धा कहाँ का हो जाएगा, बिहार का नहीं होगा, पश्चिम बंगाल का नहीं होगा। अब इसमें कहाँ चला जाएगा भाई, तो गिद्धा है, भांगड़ा है, ये सब पंजाब में चला जाएगा। तो सी उत्तर एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगले सवाल अगर यहाँ कट गया होगा तो चलिए देख लेंगे। गिद्धा पंजाब में हो जाएगा, भांगड़ा भी कहाँ हो जाएगा, पंजाब का ही हो जाएगा। अगला सवाल, स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचारित किया है, तो स्वर लिपि पद्धति को प्रचारित करने वाले आदमी कौन है भाई, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, यानी पंडित भातखंडे जी जो है वो प्रचारित किए हैं। और बीडी पलुस्कर ने भी अपना लिपि बनाए हैं, तो ये आपका ऑप्शन के साथ भी सही हो जाएगा। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो सप्तक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सप्तक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। त्रिताल में कितनी मात्राएं होती है, त्रिताल मतलब 3 ताल, 3 ताल में मात्राओं की संख्या 16 होती है, तो ये डी उत्तर सही है। अगले सवाल, राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है, अभी कुछ देर पहले भी बताया कि राग देश जो है वो खमास में आता है। देश है, जोग है, कलावती है, ठीक है, गोरख कल्याण है, बहुत सारे थाट से है। और कैसे कैसे आएगा तो आपको उत्तर दे देना है, सब बताया गया है। डॉक्टर वी.एन. राजन कौन सा वाद्य बजाते हैं, सितार नहीं बजाते, तबला नहीं बजाते हैं, बांसुरी भी नहीं बजाते, सही जवाब वायलिन हो जाएगा, ठीक है। वी.एन. राजन जो है आपका राजम लिखा हुआ है, यहाँ पे राजन होगा, ठीक है, तो ये बजाते हैं आपके वायलिन। अगले सवाल, विद्यापति कहाँ से संबंधित है, ये आपको बताने हैं कि विद्यापति जो है वो कहाँ से संबंधित है, फगवाड़ा से या फिर मायापुर से, मिथिला से या काशी से, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, देखना पड़ेगा, इसको हम कमेंट कर देंगे, क्योंकि पहले बताएं कि एनालिसिस कर करके आपके सामने नहीं आया। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया, हमें लगा रिकॉर्डिंग करके एक्सपोर्ट करना है, काफी लेट हो जाता है, तो आपके लिए हम ले करके आगे तुरंत में, ठीक है। तो उसको हम कमेंट करके पिन कर देंगे, आप केवल कमेंट करके याद दिला दीजिएगा, तो कमेंट जब मेरे मोबाइल पे आएगा तो उसको हम कमेंट में सही उत्तर पिन कर देंगे। कौन सा थाट नहीं है इसमें से, तो बिलावल बिल्कुल थाट है, सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, काफी भी थाट है। यमन जिसको कल्याण को ही पुराने समय में कल्याण को ही अमन कहते हैं, तो ये भी थाट है। तो क्या नहीं है, तो भैरवी, 1 मिनट,
सॉरी सॉरी सॉरी, भैरवी भी ठाट है, कफी भी ठाट है, इसमें भी, इसमें रे ग ध नि आपका चारों स्वर को कोमल लगते हैं। तो ये यमन जो है वो ठाट नहीं, ये राग है, ठीक है। और ये किस का राग है, तो ये कल्याण का राग है। कल्याण ठाट हो जाएगा, और ठाट के अंतर्गत जैसे होता है ना राग, राग के रहने का जो घर होता है, एक तरह से घर, एक तरह से क्या हो गया भाई, आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अगले सवाल देखें, बेकार के टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। एक घर में कई लोग रहते हैं, उसी तरह से घर आपका ठाट है और उसमें कई लोग रहते हैं, लोग आपका राग। इसको और अलग अलग तरीके से भी समझा जा सकता है। तीव्र म की संख्या, तीव्र स्वर की संख्या, तो तीव्र स्वर एक ही होता है, वो केवल म होता है, ठीक है। तो ये आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगले सवाल के तरफ देखिए, अगला सवाल है कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं। पहले भी बताएं आपको कि कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं भाई, तो कहरवा ताल में जो है वो आपके 8 मात्रा होते हैं और विभाग 4 हो जाएंगे। तो 4 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 8 मात्रे का ताल है और 4 विभाग, इसमें विवादित है। कई लोग 4 मात्रे बताएंगे तो 2 विभाग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सही जवाब आपका ज्यादातर सी उत्तर ही सही होगा, यही माना जाता है। राग में नहीं लगने वाले स्वर, राग में वो स्वर जो नहीं लगते हैं, लगाने के बाद उसकी रंजकता ही खराब हो जाती है, सुनने में एकदम बेकार लगता है। वादी नहीं, ये तो लगेगा, वादी, अनुवादी, संवादी ये सब होगा, लेकिन यहाँ वर्जित, याद रखेंगे, राग में जो स्वर नहीं लगते हैं उसे वर्जित स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल, वादी संवादी के अतिरिक्त लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं। पहले तो आपको वादी जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके अलावे संवादी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वादी संवादी के अलावे कौन हो जाएगा, तो ये होगा आपका अनुवादी। वादी संवादी के अतिरिक्त माने अलावे लगने वाले स्वर को अनुवादी कहते हैं। वर्जित तो होगा ही नहीं, ठीक है, अलाप भी नहीं होगा, विवादित ये भी नहीं होगा आपका। तो बी उत्तर यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। आगे, दादरा ताल में कितनी मात्राएं, देखिए रिपीट टाइप के प्रश्न लग रहा है। दादरा ताल में 6 मात्राएं होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, दादरा ताल में 6 मात्रा। अगले सवाल, लय कितने प्रकार के होते हैं, तो लय 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। लय कितने प्रकार के भाई, तो 3 प्रकार के होते हैं। मंद्र लय, वही आप सप्तक ही कह लीजिए, ठीक है, मध्य, और एक हो गया द्रुत गति से, जिसको तीव्र सप्तक में गाते हैं, ठीक है। तो वही विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय पढ़े हैं। निम्नलिखित में से संतूर वादक कौन है। संतूर वादक हैं आपके कश्मीर के, इनका नाम पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। संतूर वादक है। अच्छा, संतूर जो तत्वाद, इसमें कितने तार होते हैं, तो 100 तार होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन अवनदवाद है। अवनदवाद जो चमड़े के बने होते हैं, तबला होगा, सितार होगा, संतूर वायलिन नहीं, इन सब में तार लगे होते हैं, लेकिन तबला में जो है वो चमड़े लगा होता है, तो यही आपका अवनदवाद हो जाएगा। तो ये उत्तर सही है। अगले सवाल देखें, नाद के कितने भेद होते हैं, तो नाद के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद, ठीक है। तो ये आपका 2 सही हो जाएगा। अगले सवाल देखें, तो अगला सवाल 55 नंबर सवाल है, तुरंत खत्म हो जाएगा, फटाफट से देखेंगे। 3 ताल और झप ताल में कितनी मात्राओं का अंतर है, ये रिपीट हो गया, बताए थे। 3 ताल जो है वो 16 मात्रे का, झप ताल 10 मात्रे का, तो कितने मात्रा का अंतर है, तो ये आपका 6 मात्रा का अंतर। दूसरे टाइप का प्रश्न है, लेकिन इसी टाइप का प्रश्न एक और आया है, तो ये 6 मात्रा यहाँ ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर सही होगा, 6 मात्रा का अंतर। धमाल ताल में कितने विभाग होते हैं, तो धमार ताल जो होता है वो आपका कितने मात्रा का होता है भाई, तो 14 मात्रे के ताल होते हैं। और धमार ताल में, तो धमार सब में अलग होते हैं, तो 5 2 3 1 2 3 4 बिल्कुल सही जवाब बच्चा मारा है। यहाँ 14 मात्रे की ताल है और विभाग इसके कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। अब फटाफट से देखेंगे आगे, राग का वर्गीकरण गायन के समय कितने भागों में किया गया है। रागों का वर्गीकरण समयानुसार, याद रखेंगे, समय अनुसार जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो राग को समय अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, यह 3 भागों, सॉरी 2 तो है ही नहीं, 4 है या फिर 3 है, 6 है या फिर 5 है। रागों का वर्गीकरण समय के अनुसार, एक तो पूर्वांग होता है और एक उत्तरार्ध होता है, तो 2 और 1 मिनट, दिन के पहले पहर और दूसरे पहर। अच्छा, इसको आराम से हम आपको कर देंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, चूंकि अलग अलग क्लासिफाई ऐसा हुआ है, चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैचिंग है, तो अगर टाइम लेंगे तो आप कहेंगे कि आप बहुत टाइम ले रहे हैं, तो इसका भी कमेंट पिन कर देंगे। 2-3 प्रश्न ऐसे आएंगे बहुत, तो हम पिन कर देंगे, ठीक है। हालांकि भारी भी नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। राग में तीव्र म का प्रयोग होता है, तो तीव्र म का प्रयोग जो होगा वो आपका किसमें होगा, बिलावल में होगा, भैरवी में होगा, काफी में होगा। तो तीव्र म का प्रयोग जो होगा वो आपका यमन में होगा, ठीक है, कल्याण के ही अंतर्गत आता है यमन राग। तो ये उत्तर
उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला सवाल 59 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना ध्रुपद घराना कौन सा है? तो बिहार के सबसे पुराना अगर ध्रुपद घराने की अगर हम बात कर लेंगे तो दरभंगा होगा, बनौली होगा, डुमराव होगा, बेतिया होगा। तो बेतिया घराना जो है वो आपके पुराने घराओं में से एक हो जाएगा। हालांकि बिहार में दरभंगा भी काफी पुराना है और बेतिया भी है, तो सबसे पुराना क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बेतिया। लेकिन अगर हमें 2 मिनट का टाइम देंगे तो थोड़ा सा हम सोच करके और बताते हैं, चूंकि ऐसे प्रश्न में अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपसे, ठीक है। अगर हम बिहार में घराने की बात कर लेंगे, बेतिया घराने चमारी मल्लिक कमारी मल्लिक वाला आप लोग को पढ़ाया गया होगा, वहां डेट का यूज नहीं किए, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें सोचने का टाइम लग रहा है। क्योंकि दरभंगा घराने की बात कर लेंगे तो इस घराने की स्थापना 1775 ईस्वी में हुआ है। तो इससे पहले के गायक हैं बेतिया घराने। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बेतिया घराना, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर यहाँ डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम कमेंट कर लेंगे, ठीक है। अगले सवाल, एक ताल में किन 2 मात्राओं पर खाली होता है? तो एक ताल में किन 2 मात्रा? एक ताल जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 मान लीजिए। तो ये होगी आपका विभाग, ऐसे कर देंगे फटाफट से। तो ये हो जाएगा 2 मात्रा पे खाली होता है। तो ये आपका एक तो 3 मात्रा पे खाली हो जाएगा, 2 0 और ये 3, तो 3 और 7 मात्रा पे खाली हो जाएगा। ये आपका बी उत्तर एकदम सही है, ठीक है। बच्चा के एकदम लगता है कि तबला ढोलक एकदम काम भर ठीक है, इसीलिए एकदम पूरा बढ़िया से मार दिया है, ठीक है। चूंकि इनको ये कोडिंग हम रटाए नहीं थे, जिस एकदम पार्टिकुलर ढंग से हम तुरंत आंसर कर लेते हैं। कौन सा वर्ण का प्रकार नहीं है? तो कौन सा वर्ण का प्रकार नहीं है? अस्थाई, आरोही, संचारी, अस्थाई और आपका क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा, आरोह, अवरोह और संचारी। तो ये है पकड़ नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ण का प्रकार नहीं है, तो ये आपका जो है वो पकड़ नहीं हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं, बस अब 6-7 प्रश्न और है, 8 प्रश्न। निम्न में से कौन एक स्वर वाद्य है? कौन एक स्वर वाद्य जो है वो है? नगाड़ा है, ढोल है, तबला है या फिर आपका सितार है? तो स्वर वाद्य में बात कर लेंगे तो ये ढोल, नगाड़ा, ढोलक, तबला नहीं है। तो स्वर वाद्य का उदाहरण हो जाएगा आपका सितार, ठीक है। चलिए, तो अगले सवाल देखें, ये डी उत्तर सही है। अगला, अंतरा किसका भाग है? अंतरा किसका भाग है भाई? बंदिश का भाग है, आलाप का भाग है, तान का, वर्ण का। तो अस्थाई, अंतरा, आरोही, अवरोह, संचारी, ये सब जो हो जाएगा आपका अस्थाई, अंतरा, आरोह, संचारी, ये आपका वर्ण का ही भाग हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा, ठीक है। डी उत्तर एकदम सही है, ठीक है। बंदिश में भी अंतरा होते हैं, ठीक है। मुखड़ा और अंतरा, किसी भी राग के बंदिश में भी उसका मुखड़ा होता है और अंतरा होता है। 1 मिनट, अस्थाई, आरोही, अवरोही, 1 मिनट, थोड़ा सा अभी पुराना क्वेश्चन देखेंगे, अब क्लियर हो जाए। वर्ण में आपका एक तो अस्थाई आता है, ठीक है, आरोही आता है, अवरोही और संचारी, ठीक है। तो अंतरा यहाँ नहीं आता है। तो 1 मिनट, अभी मिस्टेक हो जाता, थोड़ा सा सोच के लगाएंगे तो हो जाएगा। ये अंतरा जो होता है, मुखड़ा और अंतरा जो भाग है, ये 2 आप बंदिश होते हैं। किसी भी आप गाना को गाते हैं तो गाना में मुखड़ा होता है और अंतरा होता है, ठीक है। तो ये 63 का ये उत्तर ही सही होगा, डी नहीं होगा। हिंदुस्तानी संगीत में चल और अचल मिला कर करके कुल कितने स्वर होते हैं? तो चल और अचल कुल स्वर को मिला कर करके, चल एवं अचल कुल स्वर को मिला कर करके और कितने स्वर होते हैं? तो चल स्वर कितने होते हैं भाई हिंदुस्तानी संगीत में? चल और अचल, चल मतलब परिवर्तन हो जाए, और अचल मतलब जैसे सा और प 2 स्वर जो है वो अचल है। तो ये 2 मतलब वही हो गया, विकृत और शुद्ध सब मिला कर करके। तो ये आपका कुल मिला करके 12 सुर हो जाएंगे, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत में कुल 12 सुर हो जाएंगे। पहले भी आपको बताया 7 शुद्ध होते हैं और 5 वही विकृत होते हैं। तो ये कुल और कुल मिला करके कितने हो जाएंगे? तो 12 हो जाएंगे। राग भैरवी किस जाति का राग है? राग भैरवी जो है आपका संपूर्ण जाति का राग है, संपूर्ण जाति के राग आते हैं। तो 65 के यहाँ पे भी उत्तर सही है, ठीक है। अगले सवाल है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या होता है? भीम पलासी का गायन समय क्या होता है? रात्रि के टाइम पे गाए जाएंगे या फिर अपराह्न के टाइम पे गाए जाएंगे? किस टाइम पे गाए जाते हैं या प्रातः काल में गाए जाते हैं? थोड़ा सा सोच करके आप बताएंगे हमें, ठीक है। बाकी अगर आप हमें टाइम थोड़ा सा दीजिए तो हम आपको बताते हैं। भीम पलासी की बात अगर हम करते हैं तो काफी और भीम पलासी एक साथ आपको कोडिंग करके बताए थे कि काफी और भीम पलासी काफी
काफी जो है वो काफी प सा और आपका प सा तो म सा, ऐसे करके आपको बताएं तो भीम पलासी का वादी म और संवादी सा हो जाएगा। और म और सा आ रहा है तो उत्तरांग में चला जाएगा, तो उत्तरांग में चला जाएगा तो इसका ये उदाहरण है जो है वो आपका अपवाद तो नहीं ना है। उत्तरांग में चला पूर्वांग और उत्तरांग, उत्तरांग में चल जाएगा तो रात के 12 से लेके दिन के 12, लेकिन उसका ये जो है अपवाद राग होना चाहिए भाई। तो ये अगर बता दे तो इसका गायन जो होगा वो आप मध्याह्न काल मान सकते हैं, नहीं तो दिन के 12 से 3, तो दिन के 12 से 3 आप मानिए कि ये समय रात्रि तो दम नहीं होगा, प्रातः काल दम नहीं होगा, अपराह्न वाला काम होगा, तो आप संयम नहीं मारिएगा, ठीक है। इसको अपराह यानी इसी को मध्यकालीन कहते हैं, बीच वाला तो अपराह्न कहते हैं, ठीक है। 12 से 3 में सांझ नहीं होता है, 3 के बाद रहता तो देखा जाता है, तो ये डी उत्तर ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लेंगे। अगला सवाल है संगीत, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां है? तो भारतीय संगीत में कुल श्रुतियों की संख्या कितने हैं? 22 है, ठीक है। अगले सवाल देखेंगे तो ख्याल के कितने अंग है? ख्याल के 2 अंग होते हैं, ठीक है, छोटे ख्याल और बड़ी ख्याल, तो ये 2 हो जाएंगे 68 के। 69 नंबर है ख्याल किस विधा, एक मिनट, ख्याल गायन में किस ताल का प्रयोग होता है? ख्याल में किस ताल का प्रयोग होगा भाई? ढोलक का, तबला का, मृदंग का या फिर नगाड़ा का? तो तबले का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगले, ऐसे तो कुछ भी आप बजाइए लेकिन तबले का प्रयोग होता है, मृदंग का ये नहीं हो गया। दक्षिण भारत में मृदंग ये सब चलता है, ठीक है। चलिए संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? तो संगीत में शुद्ध कह रहा है तो शुद्ध स्वर 7 ही होंगे और कुल स्वर कहता तो आपका 12 होगा, ठीक है। तो चलिए ये आपको पहले बता दिए, बैच के बारे में भी पीछे जानकारी दे दिए हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। ये थोड़ी सी बैच की जानकारी था, फिर यहाँ ला दिए। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया इसीलिए डील नहीं करेंगे। ये कुछ सब्जेक्टिव है जो आपको थ्योरी वाला पढ़ते हैं तो उनको आराम से क्लियर होगा, यहाँ कराया जाना पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको पढ़ाया होगा कि नाद क्या होगा भाई, नाद क्या होते हैं, सम किसे कहते हैं, ये सब बताए होंगे। सम किसी भी राग के पहले ही विभाग के पहले मात्रा पे जो है वो सम होता है, इसका सिंबल जो होता है इस तरह से दिखाते हैं, भातखंडे का जो स्वर लिपि है उसके हिसाब से, ठीक है। सारी बातें आपको पढ़ाए हैं। नाद वगैरह क्या हो, संगीत में जो मधुर ध्वनि जो प्रयोग में लाते हैं उसे ही नाद कहते हैं। सारी चीजें पढ़ाए हैं, कुछ ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। यमन और विभाग में अंतर बताइए, 6 मात्राओं में एक ताल, तो इन सब के ऊपर में आपको पैड वाले जो बैच है इन सब के ऊपर में पढ़ाने के बाद पहले तो आपको तरीके से पढ़ा देंगे, तब ये सारा क्वेश्चन जो है एक एडवांस लेवल से सॉल्यूशन कराएंगे, बाद में आपको इजी लगेगा। बाकी कैसा लगा सीरीज आप लाइक जरूर कर दीजिए। और म्यूजिक का एग्जाम अगर आप हो गया है, आगे कैसे कैसे तैयारी करना है, तो आप ये जो मेरा नंबर है आप इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक में कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास में जो जानकारी है उसमें हम आपसे शेयर कर सकते हैं, कैसे आप संगीत शिक्षक बन सकते हैं म्यूजिक में बहुत कम समय में, बिना बीएड वगैरह किए हुए, ज्यादा पैसा नहीं खर्च किए हुए, कहां से डिग्रियां ले कि वो सभी जगह मान्य हो, चाहे एमआरएस हो, चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, किसी भी राज्य की वैकेंसी हो, तो आपको इधर उधर ना करना पड़े कि भाई ये वाला वैकेंसी में तो ये डिग्रियां चल ही नहीं रहा। तो सारी जानकारी आपको देंगे, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, ठीक है, और नोट करके बेहिचक हमसे बात करिए, आपके सभी क्वेश्चन को दूर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।